जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी प्यारी सी इतिहास सीरीज में। आज का जो टॉपिक है वो है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। आज पुष्यभूति वंश की सामान्य जानकारी और साथ ही साथ पीवाईक्यू को भी पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले जो अपना वीडियो था वो गुप्त वंश से संबंधित था। गुप्त वंश की सामान्य जानकारी व पीवाईक्यू अपने पढ़ा था। तो यदि आपने गुप्त वंश नहीं पढ़ा हो तो आप हमारी सीरीज में पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश है। तो शुरुआत करते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की। कहाँ से इसका जिक्र शुरू होता है? तो जब गुप्त वंश है उसका पतन हो जाता है, तो गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तरवर्ती जो राज्य था, मतलब उत्तर भारत का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य में अराजकता फैल जाती है। अराजकता का लाभ उठाते हुए कुछ जो सामंत थे गुप्तों के, जो गुप्तों के अधीन कार्य करते थे, वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं। उन राजवंशों में कुछ छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है, जैसे मैत्रक, मौखरी, उत्तरवर्ती, गुप्त, गौड़ और पुष्यभूति। इन सभी में सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध जो था वो था पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जिसके बारे में आज पढ़ रहे हैं। इस वंश के बारे में थोड़ा सा मैं आपको सामान्य जानकारी बता देता हूँ। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे। पुष्यभूति वर्धन वो पुष्यभूति वंश के संस्थापक या वर्धन वंश के संस्थापक थे। संस्थापक पुष्यभूति वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी बनते हैं वो बनते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रभाकर वर्धन को वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रभाकर वर्धन को 2 पुत्र व 1 पुत्री थी, जिनके नाम मैं लिख देता हूं। प्रभाकर वर्धन का जो बड़ा पुत्र था उनका नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। और इनके जो छोटे पुत्र थे उनका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। तथा इनकी जो पुत्री थी उन पुत्री का नाम था राज्यश्री। राज्यश्री। इस प्रकार वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे। पुष्यभूति वर्धन के बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए वो प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र, बड़े पुत्र राज्यवर्धन, छोटे पुत्र हर्षवर्धन तथा 1 पुत्री राज्यश्री थी। राज्यश्री का जो विवाह है, राज्यश्री का विवाह कन्नौज शासक ग्रहवर्मा, कन्नौज शासक ग्रहवर्मा से राज्यश्री का विवाह कर दिया जाता है और राज्यवर्धन इस वंश के उत्तराधिकारी बनते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, एक मालवा के शासक रहते हैं देवगुप्त। मालवा शासक देवगुप्त। मालवा शासक देवगुप्त। मालवा शासक देवगुप्त जो थे वो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, मालवा शासक देवगुप्त कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ग्रहवर्मा के ऊपर आक्रमण करते हैं और ग्रहवर्मा को मार देते हैं, ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं। तथा राज्यवर्धन व हर्षवर्धन की जो बहन राज्यश्री रहती है, इन्हें राज्यश्री को बंदी बना लिया जाता है मालवा शासक देवगुप्त के द्वारा। जब ये बात राज्यवर्धन को पता चलती है तो राज्यवर्धन अपने जीजाजी ग्रहवर्मा की हत्या का बदला लेने के लिए तथा राज्यश्री को मालवा शासक देवगुप्त से मुक्त कराने के लिए राज्यवर्धन मालवा शासक देवगुप्त के ऊपर आक्रमण करते हैं। देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन के द्वारा कर दी जाती है और वो अपनी जो बहन है राज्यश्री, उन राज्यश्री को वो स्वतंत्र कर लेते हैं मालवा शासक देवगुप्त से। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। इसके बाद एक और नया कैरेक्टर निकल कर आता है, वो रहते हैं गौड़ नरेश शशांक। गौड़ नरेश शशांक। अब ये गौड़ नरेश शशांक कौन थे? तो गौड़ नरेश शशांक जो थे वो मालवा शासक देवगुप्त के मित्र थे। ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे। गौड़ नरेश शशांक तथा मालवा के शासक देवगुप्त दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। जब गौड़ नरेश शशांक को पता चलता है कि मालवा शासक देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन कर देते हैं, तो अपने मित्र की हत्या का बदला लेने के लिए गौड़ नरेश शशांक जो हैं वो राज्यवर्धन के ऊपर आक्रमण करते हैं और राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं।
अब मालवा शासक देवगुप्त की हत्या हो चुकी है, कन्नौज शासक ग्रहवर्मा की हत्या पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। अब गौड़ नरेश शशांक ने अपने मित्र की हत्या का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन की भी हत्या कर देते हैं। अब बचे कौन, एक तो गौड़ नरेश शशांक और एक बचे हैं हर्षवर्धन, ठीक। अब इन दोनों की बारी आपस में लड़ने की। जब हर्षवर्धन को पता चलता है कि बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई है गौड़ नरेश शशांक के द्वारा, तो राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन जो है वो हर्षवर्धन गौड़ नरेश शशांक के ऊपर आक्रमण करते हैं और गौड़ नरेश शशांक की हत्या कर दी जाती है हर्षवर्धन के द्वारा। इस प्रकार से इस वंश में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी का बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर रहा है और बाद में सबसे प्रमुख शासक जो बनते हैं वो हर्षवर्धन, जो कि 16 वर्ष की उम्र में शासक बन जाते हैं। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वंश की सामान्य जानकारी के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे जहां से एग्जामों में सीधे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहली बात, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक कौन रहेंगे, तो इस वंश के संस्थापक है पुष्यभूति वर्धन, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा है पुष्यभूति वंश। कब इसका उदय हुआ, तो गुप्त वंश के पतन के बाद। गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में जिन राजवंशों का, कौन कौन से राजवंश, मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, प्रवर्ती गुप्त व गौड़ राजवंशों का उदय हुआ था। इन राजवंशों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है, पुष्यभूति वंश, जिनके बारे में आज पढ़ रहे हैं। पुष्यभूति वंश के जो शासक हैं उन शासकों ने ही सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना उत्तर भारत में की थी। किनके बाद की थी, गुप्तों के पतन के बाद। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, पहले ही बता चुका हूं। पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन, जो कि पहले गुप्तों के सामंत थे। गुप्तों के अधीन पुष्यभूति कार्य करते थे और किस जाति से संबंधित थे, तो ये वैश्य जाति से संबंधित थे। 3-4 प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके कंप्लीट हुए। क्या पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, आंसर आएगा पुष्यभूति वर्धन इस वंश के संस्थापक थे, ठीक। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश किनके सामंत थे, तो गुप्तों के सामंत थे, गुप्तों के अधीन ये कार्य करते थे। पुष्यभूति वर्धन जो थे वो किस वंश से या किस जाति से संबंधित थे, तो वैश्य जाति से संबंधित थे। मतलब पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश वैश्य जाति से संबंधित वंश था, इस बात को आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट और देखते हैं। इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, संस्थापक था पुष्यभूति वर्धन, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन को ही इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने इस वंश को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित किया था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक व महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की थी। पहले मैं इन पॉइंट को बता चुका हूं। इन्होंने, प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन को 2 पुत्र राज्यवर्धन हर्षवर्धन व एक पुत्री राज्यश्री हुई थी। ये बता दिया। प्रभाकर वर्धन को 2 पुत्र राज्यवर्धन हर्षवर्धन व एक पुत्री कौन थी, राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह किससे हुआ था, कन्नौज शासक ग्रहवर्मा से राज्यश्री का विवाह हुआ था। कन्नौज शासक ग्रहवर्मा को कौन पराजित करता है, तो मालवा शासक देवगुप्त ने इन्हें पराजित किया था और इनकी हत्या की थी। वह कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। राज्यवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री की मुक्ति के लिए किसके ऊपर आक्रमण किया था, तो आक्रमण किया था मालवा शासक देवगुप्त के ऊपर। और किसकी हत्या कर दी जाती है, राज्यवर्धन के द्वारा मालवा नरेश देवगुप्त की हत्या कर दी जाती है। अब बदला लेने की बारी किसकी थी, गौड़ नरेश शशांक जो कि देवगुप्त के मित्र थे, अपने मित्र का बदला लेने के लिए गौड़ नरेश शशांक ने किनके ऊपर आक्रमण किया था, राज्यवर्धन के ऊपर आक्रमण किया था और राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है गौड़ नरेश शशांक के द्वारा। अब आगे की कहानी क्या है, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद शासक कौन बनते हैं, शासक बनते हैं हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का जो शासक बनने का समय था वो था 606 ईस्वी। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की उम्र में शासक बन जाते हैं और बदला किससे लेते हैं, बदला लेते हैं गौड़ नरेश शशांक से। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा। ध्यान रखना, मात्र 16 वर्ष की उम्र में जब बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है
गौड़ नरेश शशांक के द्वारा। उसके बाद ये 16 वर्ष की उम्र में 606 ईस्वी में शासक बनते हैं। और इस वर्ष के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? हर्षवर्धन, जिनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक? 606 से 647 ईस्वी तक रहा था। हर्षवर्धन को शीलादित्य, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हर्षवर्धन को शीलादित्य, परम भट्टारक, महाराजाधिराज व परमेश्वर तथा चक्रवर्ती आदि की उपाधियां प्रदान की गई थी। शीलादित्य, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा चक्रवर्ती आदि की उपाधियां प्रदान की गई थी हर्षवर्धन को। इस वंश की राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर को वर्तमान में थानेसर कहा जाता है, जो हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था। वह अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर किसे बनाया था? कन्नौज को। पहले इस वंश की राजधानी थानेश्वर थी, जो कि वर्तमान का थानेसर है, हरियाणा में पड़ता है। जब शशांक को पराजित करके वापस वो कन्नौज को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है, तो वो थानेश्वर से राजधानी को हटाकर कहाँ पर बनाता है? कन्नौज में अपनी राजधानी बनाता है। आगे महत्वपूर्ण जानकारी हर्ष के बारे में। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे, लेकिन हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया था और इसकी पुस्तक का नाम था सियुकी। ध्यान रखना, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था और उसकी पुस्तक का नाम क्या था? सियुकी। हेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया था। इसके पूर्वज भगवान शिव व सूर्य के उपासक थे, लेकिन यह हर्षवर्धन जो है वो हेनसांग के प्रभाव में आकर किस धर्म को अपना लेता है? बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? महायान शाखा। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपना राजदूत चीन में भेजा था। ठीक है। और 643 और 645 ईस्वी में चीनी यात्री या चीनी राजदूत भारत आए थे हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से भगवान बुद्ध के दांत बलपूर्वक प्राप्त किए थे। ध्यान रखना। हर्ष के समय प्रयाग में, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता है। उस समारोह को महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में इसे कुंभ के मेले के नाम से जाना जाता है। कुंभ के मेले के नाम से जाना जाता है। तो कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करते थे। ठीक है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने हर्षचरित व कादंबरी की रचना की थी। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध होता है। उस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजय मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित कर देते हैं। हर्षवर्धन शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ संगीतज्ञ तथा कवि भी थे। यह वीणा वादन करते थे तथा इन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 नाटकों की रचना की थी, जो कि संस्कृत नाटक थी। उन तीनों नाटकों की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। ठीक है। हर्षवर्धन की जो प्रशासनिक व्यवस्था तथा मंत्री परिषद थी वो गुप्त काल के समान थी। हर्षवर्धन का प्रशासन राजतंत्रात्मक होता था। राजतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? राजा ही इसका प्रमुख अधिकारी होता था। राज्य प्रांतों में बटा होता था, जिसे भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का जो प्रमुख है वो उपरीक राष्ट्रिक कहलाता था। विषय का प्रमुख विषयपति कहलाता था। विषय को पाठक में विभाजित किया जाता था। पाठक मतलब वर्तमान की तहसील। तथा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम का प्रमुख ग्रामाक्ष पटलिक होता था। ध्यान रखना, ग्राम का प्रमुख ग्रामाक्ष पटलिक होता था। पुलिस कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या रेहट
तुलायंत्र या रेहट का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन के अधिकारियों के पदों की जानकारी दी है, जिसमें अवंती जो रहते हैं वो युद्ध और शांति के मंत्री, सिंहनाद हर्ष की सेना का सेनापति होता था, लोकपाल जो होता था वो प्रांतीय शासक होता था, कुंतल जो होता था वो अश्व सेना का प्रमुख अधिकारी तथा भंडी जो होता था वो प्रधान सचिव होता था। इस प्रकार से इनके जो अधिकारी है उनकी जानकारी बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से प्राप्त होती है। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अब बारी आती है इस वंश से संबंधित पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, पुष्यभूतिवर्धन या नरवर्धन। तो मैं बता चुका हूं कि थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूतिवर्धन। और इसी के आधार पर इस वंश का नाम क्या पड़ा? पुष्यभूति वंश। अगला प्रश्न है, कदम्ब राज्य की राजधानी मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाया था बंगाल को, कन्नौज को, वैजयंतिया वनवासी को। ऑप्शन नंबर सी। जो कदम्ब राजवंश है उस कदम्ब राजवंश की राजधानी वनवासी या वैजयंती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो आंसर आता है कनिष्क। कनिष्क के पूर्वज भगवान शिव व सूर्य के उपासक थे, लेकिन हर्षवर्धन के समय हैनसांग एक चीनी यात्री भारत आता है। उसी के प्रभाव से आकर जो कनिष्क हैं वो कनिष्क बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो इस प्रश्न का सबसे सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर है कनिष्क। कनिष्क ही वह अंतिम बौद्ध राजा था जो कि संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, क्योंकि इससे पहले वो भगवान शिव का उपासक था, भगवान शिव व सूर्य का उपासक था। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी व हर्षचरित कादम्बरी व हर्षचरित की रचना किसने की थी? वो की थी बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट किनके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ध्यान रखना, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने कादम्बरी व हर्षचरित की रचना की थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज और हैनसांग। तो चार विकल्प हैं। चार विकल्पों में से ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हैनसांग भारत आया था और इसकी पुस्तक का नाम था सियुकी। इसकी पुस्तक का नाम सियुकी था। सियुकी की रचना इसने की थी। हैनसांग के जो हैनसांग था उसी के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। इसकी पुस्तक का नाम फाक्यूकी था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परांतक परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो आंसर आएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था और वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय को हराकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो आंसर आता है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? तो आंसर आएगा हर्षवर्धन के राज दरबारी थे बाणभट्ट। रचना इन्होंने की थी वो थी कादम्बरी व हर्षचरित। कादम्बरी व हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है, क्योंकि ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जिसमें हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित था। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित था हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला प्रश्न है, प्रतापशील हूण
हरिण केशरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसने धारण की थी? तो आंसर आएगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ही वह राजा है जिसने ये सारी उपाधियां धारण की थी। अगला प्रश्न है, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आंसर आएगा कन्नौज। कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया था। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो हेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किया किन्होंने किया था? तो आंसर आएगा हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ही वह शासक था जिसने गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? आंसर आएगा शशांक। गौड़ नरेश शशांक जो था वह बंगाल का शासक था और हर्षवर्धन का समकालीन था। शशांक को ही पराजित किया जाता है हर्षवर्धन के द्वारा। अगला प्रश्न, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? आंसर आएगा नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? आंसर आएगा कन्नौज। कन्नौज उस समय सबसे महत्वपूर्ण शहर था जिसके लिए युद्ध होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित व कादंबरी की रचना की थी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? आंसर आएगा प्रयाग। प्रयाग में ही उसने महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था। अगला है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो थानेश्वर जो कि वर्तमान का थानेसर है हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री है उसका विवाह मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था जो कि कन्नौज का शासक था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? तो राज्यवर्धन सेकंड की हत्या गौड़ नरेश शशांक के द्वारा की जाती है। अगला, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो आंसर आएगा अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेकर गया था? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज को बनाया था। अगला, कन्नौज किस प्रदेश में पड़ता है? कन्नौज पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। अगला, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन थे। इसने संस्कृत के 3 नाटक नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका की रचना की थी। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ पर? कन्नौज व प्रयाग में। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? अभी बताया था मैंने। कौन आएगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने ही ये तीनों संस्कृत नाटकों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? आंसर आएगा उसकी पुस्तक सियुकी के द्वारा ही उसे याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वो था वातापी या बादामी का शासक, जिसने पुलकेशिन द्वितीय जो शासक था उसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? आंसर आएगा हेनसांग। हेनसांग को शाक्य मुनि व यात्रियों में राजकुमार के नाम से जाना जाता है। अगला है, हेनसांग भारत में लगभग कितने साल तक रहा? ऑप्शन नंबर सी 14 साल तक। अगला प्रश्न, हेनसांग के सम्मान में एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 में किया था? आंसर आएगा कन्नौज में। कन्नौज में इसने महासभा को आयोजित किया था। अगला प्रश्न, कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने ही प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था जिसे वर्तमान में कुंभ के मेले के नाम से जाना जाता है। अगला, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने ही नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिया था? आंसर आएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। हर्षचरित और कादंबरी ये किसकी रचना है? तो रचना है बाणभट्ट की। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक ये त्रिशतक जो थी भर्तृहरि की। सूर्य शतक ये मयूर की, और प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद ये हर्षवर्धन ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है? ये बात की गई है हेनसांग के द्वारा अपनी पुस्तक सियुकी में। अगला प्रश्न, अग्रहार का अर्थ होता है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, ऑप्शन नंबर ए। घंटी यंत्र, तुला यंत्र का प्रयोग होता है खेत की सिंचाई के लिए। इस प्रकार आज का जो टॉपिक था वो था पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जिसकी सामान्य जानकारी पढ़ी, जिसके PYQ पढ़े। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें हमारे उत्कर्ष एकेडमी पचौर के YouTube चैनल को। जय हिंद, जय भारत।